वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो अपने इस ऐसे सीरीज में फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज से अपने इस बीपीएससी और यूपीपीसीएस आरओ इसमें जो भी प्रेडिक्टेड ऐसे हैं, जो संभावित ऐसे हैं, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को इस बात का भरोसा दिला सकता हूं कि ये जो सीरीज मैं लेकर के चल रहा हूं, अगर आप लगातार कनेक्टेड हैं मेरे से, तो जो पीछे ऐसे हुए हैं उनको भी तैयार जरूर कर लीजिए और उसके साथ साथ जो आगे ऐसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके साथ कंटिन्यू कर लीजिए। फिर आपके ऐसे के लगभग अधिकांश क्वेश्चन आपके नोट से होंगे। तो चलिए सीधे टॉपिक में एंटर करते हैं। आज का टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी फ्रॉम एम्पावरमेंट टू लीडरशिप, लैंगिक समानता सशक्तिकरण से नेतृत्व तक। अब सबसे पहली बात तो यही कि यह टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि देखो अब तक चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, जेंडर इक्वालिटी पर बहुत बार पूछा गया है, निबंध पूछा गया है, विमेन एम्पावरमेंट पर बहुत कुछ पूछा गया है। लेकिन अब सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है। अब हमें सिर्फ एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि विमेन लीडरशिप की जरूरत है। तो जो एम्पावर्ड विमेन है उनको अब लीडर बनाने की ओर आगे बढ़ना है, ताकि सोसाइटी में विमेन लीडर्स भी हमें दिखें। तो यह एक जर्नी है, इसीलिए इसको लेकर के ऐसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। तो चलिए सीधे टॉपिक में एंटर करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब देखिए, मैंने जो इंट्रोडक्शन फ्रेम किया है उसको आप लोगों को एज इट इज लिख लेना है, क्योंकि ये अगर आप कोट करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, एक फेमस फेमिनिस्ट थिंकर हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके जस्ट बाद इन्हें कहा जाता है फर्स्ट फीमेल फेमिनिस्ट थिंकर। इन्होंने कहा था कि जस्ट एज अ ट्रीटी हैज बीन साइंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मेन, अ सिमिलर ट्रीटी शुड ऑल्सो बी साइंड फॉर द राइट्स ऑफ वुमन। उन्होंने कहा कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें जो मेल थे उनको इक्वल पावर दे दिया गया, उनको इक्वालिटी दे दी गई, सभी मेल एक समान हो गए, लेकिन फीमेल्स को इक्वालिटी नहीं दी गई। लेकिन अब जरूरत है कि जैसी संधि पुरुषों को समान अधिकार देने के लिए हस्ताक्षरित की गई थी, वैसी ही एक और संधि हस्ताक्षरित होनी चाहिए जिसमें महिलाओं को भी इक्वल राइट दिए जाने की आवश्यकता है। अब ये स्टेटमेंट मैंने कोट किया है, उसके बाद मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि दोनों बच्चे कनेक्ट कर सके। उनके इस कथन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बिना वैधानिक अधिकार के लैंगिक समानता एक मिथक है। सोसाइटी में हम लोग लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी की बात बहुत बार करते हैं, चाहे वह सोशल इक्वालिटी हो, चाहे वह रिलीजियस इक्वालिटी हो, चाहे वह इकोनॉमिकल इक्वालिटी हो। ये सभी इक्वालिटी तब तक प्रोटेक्टेड नहीं है जब तक कि उनको पॉलिटिकल इक्वालिटी या लीगल इक्वालिटी नहीं मिलेगा। यह बात मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के इस स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे कि सशक्तिकरण से नेतृत्व तक आना है हमें। तो सबसे पहले सशक्त करना है, तो सशक्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम क्या बताया है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने, कि बिना वैधानिक अधिकार के लैंगिक समानता एक मिथक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि अगर फ्रांसीसी क्रांति के लगभग 250 वर्षों के बाद भी हम लैंगिक समानता के मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो यह स्पष्ट है कि हमने मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के कथन का सही मर्म पूर्णतः नहीं समझा है। मतलब कि आज 200-250 साल हो गए फ्रांसीसी क्रांति के, उसके बाद भी हम अपने महिलाओं को पूरी इक्वालिटी नहीं दे सके। तो इसका मतलब क्या है कि जो आज से 250 साल पहले मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कहा था कि वह इक्वालिटी तभी आएगी जब लीगल पावर मिलेंगे उनको, जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगा तब तक इक्वालिटी नहीं आई। वह बात हम आज तक नहीं समझे हैं, इसीलिए हम आज भी 21st सेंचुरी में भी विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम अब इसको लेकर के मैंने इंडियन कंटेक्स्ट में डिस्कस किया है, अगर हम भारतीय संदर्भ में चर्चा करें तो आज भी महिला साक्षरता दर 65.46%, जनगणना 2011। श्रम बल में भागीदारी मात्र 41%, भूमि स्वामित्व
31%। लोकसभा में प्रतिनिधित्व मात्र 13.6%, जबकि सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्रता के बाद से मात्र 11 जज, जिनमें एक भी मुख्य न्यायाधीश नहीं रही। तो ये हमने दिखाया कि उनके कथन का मर्म हमने पूर्णतः नहीं समझा, और वह इस एग्जाम्पल से, डेटा से प्रूव भी होता है कि नहीं, आज तक हम अपनी महिलाओं को इक्वालिटी देने में सफल नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हमने लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति नहीं की है, क्योंकि ऐसे क्या है, एम्पावरमेंट टू लीडरशिप, सशक्तिकरण से किधर, नेतृत्व की ओर। तो इसका मतलब कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, उन्हें नेतृत्व की ओर बढ़ाना भी है। तो पहले सीमाएं बताया, फिर आगे आए, ये सभी हम लोग इंट्रोडक्शन में ही लिख रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हमने लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति नहीं की है, बल्कि फ्रांसीसी क्रांति के दौर से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जैसे संविधान में मूल अधिकार के रूप में लैंगिक भेदभाव का अंत, आर्टिकल 15, अवसर की समानता, आर्टिकल 16, आरक्षण द्वारा राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा स्थानीय स्वशासन में न्यूनतम 33% भागीदारी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा संसद एवं राज्य विधायिका में भी भागीदारी के साथ साथ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी भी शामिल है। इसका मतलब है कि हमने इस दिशा में बहुत अच्छी प्रगति की है। पहले बताया कि हमने, आज भी हम इस टॉपिक पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज भी हमारी महिलाएं पूर्णतः इक्वालिटी एंजॉय नहीं कर रही हैं। हालांकि हमने कुछ प्रगति की है, अच्छी प्रगति की है, लेकिन सीमाएं अभी भी विद्यमान है। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आगे आएंगे। वी हैव 2 डायमेंशंस ऑफ दिस एसे। अब इस बात को आप लोगों को समझना है कि एसे को ब्रेक करना है, एसे के डायमेंशंस को ब्रेक करना है। डायमेंशंस क्या है? पहला, फर्स्ट वन इज अ जर्नी फ्रॉम एम्पावरमेंट टू लीडरशिप। पहला संदर्भ क्या है एसे का? एक यात्रा जो महिलाओं को एम्पावरमेंट से किधर लेके आ रहा है? लीडरशिप की ओर लेकर के आ रहा है। फॉर द वुमन हु इज ऑलरेडी एम्पावर्ड, जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हो गई है, जो पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, जागरूक है, सशक्त है, लेकिन अभी भी नेतृत्व कौशल प्राप्त नहीं है। तो एक यात्रा अभी हमें उधर पूरा करना है कि जो एम्पावर्ड है उसे क्या बनाना है? लीडर बनाना है। एंड सेकेंड वन इज एम्पावरमेंट थ्रू लीडरशिप। और दूसरी यात्रा है कि बाकी जो महिलाएं, दिस वुड बी फॉर द लेस एम्पावर्ड वुमन, और बाकी जो महिलाएं जो अभी भी एम्पावर्ड नहीं है, उनको एम्पावर्ड करने के लिए लीडरशिप, महिला नेतृत्व के माध्यम से उनका अपलिफ्टमेंट करना, उनको आगे बढ़ाना। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि द जर्नी ऑफ वुमन फ्रॉम वीकर टू एम्पावर्ड इज लेड बाय मेन। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की यात्रा किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में हुई है? पुरुषों के नेतृत्व में हुई है। ऑफ द सोसाइटी, सो द जर्नी वॉज वेरी स्लो एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ओनली। क्योंकि यह यात्रा पुरुषों के नेतृत्व में हुई है, इसीलिए यह सशक्तिकरण बहुत धीमी और निश्चित क्षेत्र में ही हुई है। महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त नहीं हुई हैं। क्यों नहीं हुई हैं? क्योंकि इसका लीडर कौन था? पुरुष था। बट इट इज हाई टाइम नाउ फॉर द वुमन, लेकिन यह अब चरम समय है कि अब महिलाएं टू टेक द लीडरशिप ऑफ दिस एम्पावरमेंट जर्नी इन दियर हैंड्स टू फास्टर द पेस ऑफ इक्वालिटी। लेकिन अब यह समय आ गया है कि महिलाएं नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में लें, ताकि वह जो सशक्तिकरण की यात्रा है वह तेजी के साथ, तीव्रता के साथ पूर्ण हो सके। तो हमने क्या बताया कि एम्पावरमेंट ऐसे क्या है? जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट टू, फ्रॉम एम्पावरमेंट टू लीडरशिप। तो फ्रॉम एम्पावरमेंट टू लीडरशिप के 2 डायमेंशन है।
एम्पावरमेंट टू लीडरशिप किस लिए चाहिए? ताकि जो एम्पावर्ड वुमेन है वो लीडर बन सके, और दूसरा जो अभी तक एम्पावर्ड नहीं है उनको जल्दी से एम्पावर किया जा सके। तो ये दोनों डायमेंशन हमने ओपन कर दिया पहले, ठीक है, और फिर बता दिया कि दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों महिलाएं अभी भी पूर्णतः एम्पावर्ड नहीं है, यह भी बताया, क्योंकि वह लीडरशिप की डोर किसके हाथ में थी? पुरुषों के हाथ में थी। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट डायमेंशन फ्रॉम एम्पावरमेंट टू लीडरशिप। अब हम फर्स्ट डायमेंशन में आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेम है, आप लोगों को इस फ्रेम में लिखना भी है, ऐसे लिख करके आप लोगों को नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करने हैं और आपस में ही एक दूसरे के ऐसे को रिव्यू भी करने हैं। तो अब इसमें दिखाते हैं कि किधर आने हैं हम, फ्रॉम एम्पावरमेंट टू लीडरशिप। अब वैसी महिलाएं जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं उनको लीडरशिप के रोल में लाने से क्या फायदा हो रहा है वह अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले महिला साक्षरता का जो दर है, रेट है, वुमेन का एजुकेशन रेट है, उसको इंडिकेट करेंगे और फिर बताएंगे कि ऑल्दो 60+ % वुमन क्या है, एजुकेटेड हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी कितनी है, बहुत कम। चाहे वह फैमिली के अंदर डिसीजन लेना हो, सोसाइटी में डिसीजन लेना हो, इकोनॉमी में डिसीजन लेना हो, पॉलिटिक्स में डिसीजन लेना हो, एजुकेटेड हैं लेकिन डिसीजन अभी भी उनके हाथ में नहीं है। फिर बताएंगे कि हमारे देश में MBA ग्रेजुएट का नंबर कितना है। MBA ग्रेजुएट हैं लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट बोर्ड में उनकी भागीदारी बहुत कम है। उसी तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत हैं लेकिन राजनीतिक नेतृत्व बहुत कम है। ग्राम पंचायत में भागीदारी है क्योंकि हमने 73rd 74th अमेंडमेंट से महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है, लेकिन प्रधानपति की संकल्पना है। महिलाएं इलेक्शन जीत रही हैं लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी प्रधान कौन बन रहा है, उनका पति। ठीक है, उसी तरीके से साइंस ग्रेजुएट हैं लेकिन वो साइंस ग्रेजुएट नंबर ऑफ साइंटिस्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। लॉ ग्रेजुएट हैं, बहुत सारी लड़कियां आज लॉ कर रही हैं लेकिन जुडिशियरी में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, जज नहीं बन पा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि ओवरऑल रेट इज वेरी लो इन लीडरशिप। तो ये सभी आप लोगों को डेटा के साथ बताने हैं और फिर बताना है कि इससे स्पष्ट होता है कि नेतृत्व कौशल में सशक्त महिलाओं की भागीदारी अभी भी बहुत कम है। स्टिल डिपेंडेंट ऑन मेन फॉर बिग डिसीजंस। और अभी भी पढ़ी लिखी सशक्त महिलाएं भी बड़े निर्णयों के लिए अपने परिवार के या बाहरी पुरुषों के निर्णय पर, पुरुषों के सलाह पर निर्भर है। ठीक है, तो एम्पावर्ड है लेकिन फिर भी लिमिटेशंस हैं, यह हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं कि नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड डायमेंशन, एम्पावरमेंट थ्रू लीडरशिप। अब एम्पावरमेंट थ्रू लीडरशिप, कुछ महिलाएं अभी एम्पावर्ड नहीं, उनको कैसे एम्पावर करना है, तो कुछ ऐसे लीडर्स जिन्होंने, जो महिला लीडर रही हैं, जब वो लीडरशिप में आई तो उन्होंने बहुत तेजी से महिलाओं का अपलिफ्टमेंट किया, उनका सशक्तिकरण किया। इसका एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे जीविका दीदी, लिज्जत पापड़, ये क्या है, सहकारी समूह है, कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं। इन्होंने क्या किया, इनका लीडर किस लीडरशिप किसके हाथ में थी, महिला के हाथ में। तो महिलाओं ने क्या किया, बिहार में जीविका दीदी आप ग्रुप देखेंगे, कुछ महिलाओं ने शुरू किया और ये पूरे बिहार का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। पूरी बिहार की बहुत बड़ी महिलाएं इससे अर्निंग करने लगी। उसी तरीके से लिज्जत पापड़ बहुत फेमस है, पूरे भारत में पापड़ बिकती है। कुछ महिलाओं ने शुरू किया और हजारों की संख्या में महिलाएं इससे जुड़ती चली गई और उनका इनकम स्तर बढ़ता चला गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर लीडरशिप महिलाओं के हाथ में होता है तो महिलाएं क्या करती हैं, दूसरी महिलाओं को भी सशक्त बनाती हैं। उसी तरीके से भारतीय सिविल सेवा में भागीदारी 35%। तो भारतीय सिविल सेवा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है तो सिविल सर्वेंट्स विमेन सेंट्रिक डिसीजन लेने में भी अधिक
सफल हुए हैं। उसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स, फल्गुनी नारायण, इन्होंने, ये नायका की फाउंडर है, नायका कंपनी इन्होंने स्थापित की और प्रमोटेड वीमेन पार्टिसिपेशन, और अपनी कंपनी में महिलाओं को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। उसी तरीके से छवि राजावत, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये राजस्थान के सोडा जिले में सोडा पंचायत की सरपंच हैं और यहां इन्होंने महिला शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा ध्यान दिया। इनके गांव की महिला, ये एमबीए है, बहुत कम उम्र की एमबीए और ग्राम प्रधान है। इन्होंने वहां स्कूलों में जो इन्होंने काम किया है, बच्चियों में लीडरशिप को प्रमोट किया है, उनमें एजुकेशन को प्रमोट किया है, स्कूल में भागीदारी पार्टिसिपेशन बढ़वाया है, स्मार्ट स्कूल बनवाया है, हेल्थ सेंटर बेटर करवाया है। तो ये क्या दिखाता है कि महिलाएं अगर लीडरशिप में आ रही हैं तो महिलाओं का एम्पावरमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। यह सिर्फ इंडिया के स्तर पर ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यही कहानी है। जैसे जैंडा आर्डन, ये न्यूजीलैंड की फॉर्मर पीएम थी, तो इन्होंने कोविड क्राइसिस में जिस तरीके से मैनेजमेंट किया कोविड क्राइसिस को और महिलाओं को लेकर के, और कोविड क्राइसिस में पूरे सोसाइटी को, न्यूजीलैंड को जिस तरीके से मैनेज किया, उससे स्पष्ट हुआ कि अगर महिलाएं लीडरशिप में आती हैं तो पुरुषों से भी बेटर काम करती हैं। उसी तरीके से एंजेला मार्कल, इनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जर्मनी की चांसलर रही हैं, और जब ये जर्मनी की चांसलर थी तो उन्होंने यूरोप में जब यूरोजोन क्राइसिस हुआ था, उस क्राइसिस को मैनेज करने में अकेले इन्होंने बहुत बड़ी लीडरशिप भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है, एक रिपोर्ट है यूएन विमेन, एक संस्थान है यूनाइटेड नेशन का, वो उसकी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि व्हेन वुमेन लीड वी सी पॉजिटिव चेंज इन लॉज, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज एंड सोशल एटीट्यूड्स। जब महिलाएं नेतृत्व की क्षमता में आती हैं तो हमें विधि, नीतियों और सामाजिक मूल्यों में, सामाजिक अभिवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद आप और भी कुछ महिला नेतृत्व के एग्जाम्पल भारत में अभी लेकर के, जो महिला नेतृत्व में है उनके एग्जाम्पल लेकर के बता सकते हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के स्तर पर भी, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, ममता बनर्जी जी हो, या फिर सुश्री बहन मायावती जी हो, चाहे जयललिता जी रही हो, अभी भी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि इन लोगों ने अपने नेतृत्व क्षमता से सिद्ध किया है कि महिलाएं अगर नेतृत्व क्षमता में आती हैं तो बहुत अच्छा नेतृत्व सिद्ध करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दिखाया कि महिलाएं आई तो महिलाओं ने वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया, साथ ही सिस्टम में भी अपनी मजबूत और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी शो की। तो दोनों डायमेंशन हमने शो किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके आप बहुत सारे एग्जांपल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूं। कंक्लूजन मैंने हिंदी में लिखा है, आप लोग इसको समझिएगा। लैंगिक समानता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि संपूर्ण नेतृत्व महिलाओं के हाथ में सौंप दी जाए। थोड़ा कठोर स्टेटमेंट है। लैंगिक समानता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि संपूर्ण नेतृत्व महिलाओं के हाथ में सौंप दी जाए, क्योंकि भाई अब तक पुरुष नेतृत्व करते आ रहे थे, चलो अब महिलाएं नेतृत्व करेंगी। यह लैंगिक समानता नहीं है, बल्कि निर्णय निर्माण में दोनों की समान भागीदारी हो। निर्णय निर्माण में जो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो फैमिली के स्तर पर हो, सोसाइटी के स्तर पर हो, या फिर पॉलिटिकल स्तर पर हो, हर जगह डिसीजन मेकिंग में मेल और फीमेल दोनों मिल करके भागीदारी करें। सदियों से मानसिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई महिला सिर्फ शिक्षित होने मात्र से सशक्त नहीं होगी। जो सदियों से मानसिक गुलामी का अभ्यस्त हो चुकी है, वह सिर्फ एजुकेटेड होने से सशक्त नहीं हो जाएगी, बल्कि उन्हें नेतृत्व कौशल भी सिखाना होगा। इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा, लेकिन पुरुषों को भी महिला नेतृत्व को स्वीकार करना होगा। तभी एक स्वच्छ समाज का जन्म होगा। ठीक है, भारतीय संस्कृति में ईश्वर भी मातृशक्ति के बिना अपूर्ण होता है। जैसे शिव शक्ति के बिना, राम सीता के बिना, कृष्ण राधा के बिना एवं
निराकार ब्रह्म प्रकृति के बिना। अतः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का आदर्श तभी साकार होगा जब महिलाएं मात्र सशक्त नहीं बल्कि नेतृत्व करेंगी। ठीक है, तो ये पूरा कंक्लूजन कैसा रहा? होलिस्टिक कंक्लूजन हो गया, जिसने कि सशक्तिकरण और नेतृत्व दोनों को कंक्लूड किया हमने। अब इसमें आप लोग बहुत सारे कोटेशंस को बीच बीच में यूज कर सकते हैं। एक दो कोटेशंस जैसे हमने यहां पर डाला है, आप लोग बहुत सारे कोटेशंस महिलाओं के बारे में जो हो उसको बीच में यूज कर सकते हैं। और जैसे वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन, साइमन डे बोउआ का स्टेटमेंट है। ये कहती है कि महिलाएं पैदा नहीं होती, महिलाएं बनाई जाती हैं। मतलब महिलाएं मतलब कि उनमें महिलाओं का गुण डाल दिया जाता है कि तुम्हारा जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है, चूल्हा चौका करने के लिए हुआ है, वह जन्म से ऐसी पैदा नहीं होती हैं। उसी तरीके से फ्रॉम गर्ल टू वुमन सोसाइटी शेप्स द आइडेंटिटी। एक बच्ची से महिला की जो यात्रा है वह सोसाइटी, समाज उसके आइडेंटिटी को शेप करता है, आइडेंटिटी को निर्धारित करता है कि यह बच्ची कैसा व्यवहार करेगी, महिला कैसा व्यवहार करेगी, कितना नेतृत्व करेगी, घर में क्या काम करेगी, बाहर क्या काम करेगी, यह कौन निर्धारित करता है? समाज। तो ये सब कोटेशंस आप लोग यूज कर सकते हैं और आप लोगों का ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं बार बार विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को द बेस्ट ऐसे के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करा दूंगा मैं। हाँ, अगर आप लोग ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। आप लोग कंसेप्ट माइंड्स प्ले स्टोर में जाकर के और कंसेप्ट माइंड्स सर्च करके यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन में आप लोगों को ऐसे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में जाकर के यूपीएससी और बीपीएससी दो सेगमेंट होगा, उसमें आपको बीपीएससी वाले सेगमेंट में जाना है और वहां जाकर के जैसे ही आप जाएंगे उसमें ऐसे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ओपन दिख रहा होगा, उसमें जाइए और इनरोल कर लीजिए, वहां से टेस्ट सीरीज अपना कंटिन्यू कर लीजिए। बाकी अगर टेस्ट सीरीज के बारे में विशेष जानकारी लेनी है तो इसे जस्ट पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को भी आप लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। साथ ही 7053760520 इस नंबर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये ऐसे की जर्नी अच्छी लग रही है। आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।